हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी सर। जी सर। तो बताओ ना, कौन कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर ली? सर angles at a point, हम्म। angles on a straight line, हम्म। फिर angle properties, एंगल प्रॉपर्टीज तो सारी ही है ना, कौन उसके बाद? एंगल्स ऑन अ पॉइंट भी एंगल प्रॉपर्टी है, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन भी एंगल प्रॉपर्टी है। So, sir, interior when angles. two lines intersect. हाँ, फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस की एंगल प्रॉपर्टी की बात की थी। जी। ठीक है। फिर With फिर parallel lines. parallel lines and a transversal. यानी अगर तरतीब से चलोगे तो जहन में बैठ जाएगा। पहले हमने एक पॉइंट की बात की, फिर हमने एक लाइन की बात की, फिर हमने दो लाइंस की बात की विच आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, फिर हमने एक तरीके से तीन लाइंस की बात की है जिसमें दो लाइंस पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल, और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट यही है। सही है। और उसके बाद फिर हम जाते हैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज की बात की हमने। ट्राइंगल के बाद फिर आती हैं क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज, वो बहुत सारी हैं, वो फिलहाल रेलिवेंट भी नहीं है यहाँ पर, तो मैं उसको नहीं डिस्कस कर रहा अभी। उसके बाद फिर पॉलीगॉन्स आएंगे। सही है। तो अगर एक सीक्वेंस में चलेंगे तो खुद के लिए भी रिकॉल करना याद रहेगा, पता भी रहेगा क्या कुछ पढ़ा हुआ है। रैंडमली चलेंगे तो उसको चेक करना भी मुश्किल हो जाता है, जहन में बिठाना भी मुश्किल हो जाता है। तो एक तरतीब बना लेंगे, अगर चीज़ों की सीक्वेंस में समझी होंगी चीज़ें तो वो याद रहेंगी। किसी भी लेवल पे पढ़ें, कोई भी टॉपिक पढ़ें, एक सीक्वेंस में अगर आपने चीज़ों को जो है वो अरेंज कर लिया है तो उनको रिकॉल करना ज़्यादा आसान हो जाता है। आपको पता भी रहता है कितना कुछ पढ़ा है। ये गलत फहमी नहीं होती कि जी हमने हज़ारों लाखों चीज़ें पढ़ी हैं। ये सब बातें मैं हज़ारों दफ़ा कर चुका हूँ। अच्छा भाई, अब मैंने जो है वो कहा था कि क्वेश्चंस फिर हम खुद ही डिस्कस करेंगे। सही है। इसमें से कोई सवाल दिया नहीं था। और अच्छा देखो, सर्कल प्रॉपर्टी जब आएगा ना तो सर्कल प्रॉपर्टी का भी पहले पेपर 1 ही डिस्कस करूंगा। पेपर 2 की क्यूरीज तुम लोग मुझे बताओगे, क्योंकि पेपर 2 मैंने करवाया तो है लास्ट ईयर। ठीक है। तो अब उसमें से जो क्यूरीज निकली होंगी या जो डिफिकल्ट लगे होंगे सवाल, मैं कहता भी रहा हूँ कि मार्क कर लें उन चीज़ों को, तो वो पूछ लीजिएगा। इरादा मेरा ये है कि मैं स्टैटिस्टिक्स का भी जो एक छोटा सा हिस्सा रह गया वो भी पढ़ा के स्टैटिस्टिक्स अभी ही वाइंड अप कर दूं, ताकि 11th में तुम लोगों को मैथ्स में कम से कम मेहनत करनी पड़े, ज़्यादा नहीं करनी पड़े, ताकि दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी फोकस कर सको। तो उसके रहते हुए फिर जो है वो मैथ्स का भी बेड़ा गर्क होने लगता है, फिर तो मैं चाह रहा हूँ वो अभी हो जाए। अच्छा, रेडी? जी सर। अब जी, अब सबसे पहले मैं ये बात बहुत दफ़ा कह चुका कि जब भी कभी डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस हैं तो आप कोशिश करें कि डायग्राम्स देखकर क्वेश्चन शुरू कर दें। ठीक है। ये वाला हिस्सा ना पढ़ें अनलेस आपको किसी बात पे डाउट हो, आपको लगे कि कोई चीज़ पैरेलल आपको लग रही है लेकिन डायग्राम से नहीं पता चल रहा, तो आपने पढ़ ली जाकर थे उस केस में। ठीक है। तो मैं भी यही कर रहा हूँ, मैं इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ रहा। ठीक है। ये हम बहुत दफ़ा सिखा चुके, बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके कि अपना टाइम इन चीज़ों को पढ़ने में ज़ाया मत कीजिए। सही है। अगर ज़रूरत पड़ गई तो देखेंगे, बाज़ औक़ात ज़रूरत नहीं पड़ती। अब पहला पार्ट है FCD। मैंने इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ी, मैंने डायग्राम पे फोकस किया और मैंने कहा कि जी ये FCD, ये वाला एंगल मुझे मालूम करना है। सही है। अब सबसे पहली बात, इन क्वेश्चंस में जो चीज़ हम मिस करते हैं वो ये वाले मार्क्स। ये मार्क्स क्या बताते हैं? Parallel lines. Parallel. और ये वाले मार्क्स ये क्या बता रहे हैं? इक्वल है। कौन कौन इक्वल है? CD और D। CD और DE। ठीक है। तो एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, पॉलीगॉन्स और सर्कल प्रॉपर्टी में इन मार्क्स का ख्याल रखिएगा। सर्कल प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा, क्योंकि सर्कल प्रॉपर्टी में वैसे ही एक बहुत ही गंदे इंप्रेशन के साथ जाते हैं लोग कि जी बहुत कचरा आता है सवाल, बहुत गंदा आता है सवाल, बहुत जो है वो चीजें नजर नहीं आती। तो जब जाते ही इस इंप्रेशन के साथ हैं तो फिर सीधी सी बात है, कोई कुछ नहीं कर सकता। माइंड सेट ही खराब होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा जी, FCD। अब FCD में क्या होगा? 38 degree. 38 डिग्री। तो आप सीधा सीधा अब जब लिखेंगे तो आप लिख देंगे FCD इज इक्वल्स टू 38 डिग्री। और पेपर में बेशक इतना लिख दीजिएगा। अभी फिलहाल प्रॉपर्टी भी मेंशन कीजिए, वो क्या है? ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। पेपर में ये ऑप्शनल है, मेंशन करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तो लाजमी मेंशन कीजिए ताकि ये प्रॉपर्टीज हजम हो। फिर उसके बाद आती है बारी EDC। अच्छा, अब ये जो एक एंगल आ गया मैंने ये मेंशन कर दिया यहाँ पर, पेंसिल से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब उसके बाद बारी आ जाती है EDC। अब एक सवाल जो मैं बहुत दफा पूछ चुका कि जो भी चीज मालूम कर रहे हैं पहले पता कीजिए कि वो किस ट्रायंगल को बिलोंग करती है। सही है, ये बात मैं बहुत दफा कर चुका हूँ। तो जो एंगल आप मालूम कर रहे हैं वो किस ट्रायंगल को बिलोंग कर रहा है? CDE CDE किस तरह का ट्रायंगल है CDE? isosceles आइसोसेलेस। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब हुआ कि और क्या पता है तुम्हें? CED पता है। CED भी पता है। CED कितना है? 38 38 38। यानी अब आपको इस ट्रायंगल में दो एंगल्स पता लग गए। ठीक है, तो आपने सीधा सीधा सा क्या कर दिया, कौन सा निकाल लो, मैं EDC निकाल रहा हूँ ना। जी। तो EDC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2 टाइम्स 38। सही है। अब यहाँ पर आपने दो चीजें यूज की। एक आपने यूज किया बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और दूसरी चीज आपने यूज की एंगल्स सम ऑफ ट्रायंगल। ये दोनों प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर साइड में मेंशन कर ली। अब उसके बाद जो है वो सीधा सीधा सा आपने 180 में से माइनस कर दिया 76 को, तो ये आ गया 104। ये बात सही है? जी सर। जी सर। उसके बाद बात आती है ABF। अब ABF, ये एंगल है ABF। अब ABF के लिए क्या करने वाले हो बता दो जरा सा सोच के। सर एंगल AFB फाइंड कर सकते हैं। एंगल AFB फाइंड कर सकते हैं, वेरी गुड, सही है। AFB कितना आ जाएगा आपके पास? और AFB किस तरह से मालूम कर सकते हैं वो भी बता दें। कौन सी 180 प्रॉपर्टी? एंगल ऑन स्ट्रेट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने AFB की वर्किंग शो कर दी। ठीक है, अब वो ठीक है, 1 मार्क का सवाल है, तो आपने AFB की वर्किंग शो कर दी 180 माइनस 110 माइनस 38। तो AFB कितना आ गया? 32 32। आगे आपने रीजन मेंशन कर दी, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब जब ये एंगल आ गया तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? फिर एंगल सम एंगल ऑफ सम ऑफ ट्रायंगल्स। एंगल सम ऑफ ट्रायंगल लगा दिया। ABF निकालना है ना मुझे, जी सर। तो मैं वो यहाँ साइड में कर रहा हूँ। ठीक है, ABF बराबर हो गया 180 माइनस 26 32। 26 और 32। 26 भी तो निकालोगे ना। जी जी सर। तो ABF कितना आ गया भाई? 58 माइनस कर दिया 122। सही है। सही है। ये वाला एंगल कितना आया था मेरे पास? 32, और ये आ गया था 120। उसके बाद फिर आता है बारी BCF की। BCF मतलब ये वाला एंगल। अब जी बोलो सर। इसके लिए क्या करोगे? 122 माइनस 38। 122 माइनस 38। अब अगर आप 122 माइनस 38 कर रहे हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं आप? सप्लीमेंट्री एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, या तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लगा रहे हैं या फिर आप एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल लगा रहे हैं। सही है। जी सर। 122 जो है वो एंगल ट्रायंगल BCF का एक्सटीरियर एंगल। सही। तो अब या तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं या एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आप लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग लगा रहे हैं तो फिर आपको पूरा बताना पड़ेगा कि 122 इक्वल्स टू एंगल BCD, ये है प्रॉपर्टी कॉरेस्पॉन्डिंग की। फिर उस BCD में से आप 38 माइनस करेंगे। सही है, आई बात समझ में? जी सर। तो हम क्या कर रहे हैं जी, एंगल BCF निकाल लें।
तो BCF इज इक्वल्स टू 122 माइनस 38, और आगे आपने मेंशन किया एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। फिर उसके बाद 122 में से 38 माइनस कर दीजिए, 84। 84। अच्छा, ये एंगल से मेंशन करना तो एंगल की साइन लिख देना 84। ठीक, तो मुझे स्टेटमेंट पढ़ने की कतई जरूरत नहीं पड़ी इस सवाल में। सही हो गया। जी सर। जी तो सर। वो जो 2 सेकंड 3 सेकंड मैंने बचाए, मेरे लिए वो बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, आप लोग तो शायद सोचें कि यार ये क्या बहुत बड़ा तीर मार लिया 3 सेकंड बचाकर। ठीक है, तो जब ये तीर मारने आपको आएंगे तब आपको पता लगेगा। जिनको नहीं आते ना वो लोग यही कहते हैं, अरे ये इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। जिनको पता होता है कि जी ये मुश्किल काम है, उनको पता होता है कि हाँ ये मुश्किल काम है। अच्छा, ये पॉलीगॉन्स में ही करूंगा, ये भी पॉलीगॉन्स में ही करूंगा। जरा चेक कर लेने तो पहले मुझे, ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, बीच में नहीं जा रहा मैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। अब DFC पहला एंगल जो मालूम करना है, वो क्या मालूम करने को कह रहा है? DFC DFC। अब DFC सीधा सीधा क्या आएगा? 38। 38 ठीक है, वजह और अल्टरनेट इंटीरियर। तो आपने लिख दिया DFC इज इक्वल टू 38 डिग्री, और रीजन मेंशन कर दिया आपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर उसके बाद पार्ट बी में है ABC। तो ABC मेरे भाई, ABC ये रहा। चलो अब ABC के लिए बोलो, मार्क्स देख लें पहले, 1 नंबर का सवाल है। सर 180 माइनस 66 करेंगे इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। 180 माइनस 66 कैसे करोगी? इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो पूरा इसके साथ लगेगा ना। ओह ठीक है सर। अगर ये पूरा पता होता तो फिर बात थी। अच्छा फर्ज करो, एक जी सेकंड, सर। फर्ज करो कभी अगर तुमको ये लगता भी है ना कि हम 180 में से 66 माइनस करेंगे, बिकॉज अब पेपर का प्रेशर अलग होता है, आप जल्दबाजी में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब फर्ज कीजिए आपने गलती से 180 माइनस 66 कर भी दिया ना, तो 180 माइनस 66, अब मुझे नहीं पता कि उस वक्त आपकी हालत क्या होगी, कितना आपका दिमाग उस वक्त चल रहा होगा। अब ये आंसर आ गया, डज इट लुक लाइक 114? नहीं नहीं सही, तो थोड़ा सा ये अवेयरनेस भी रखिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में गलतियां होती हैं। तो अगर सर हो तो ये थोड़ा सा ये भी दिखेगा कि ये है कि ऐसा नहीं है। हाँ, सर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, कैसे पता चला? क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है AB इज इक्वल टू AC। तो अब ये वाली बात जो है वो डायग्राम में मेंशन नहीं थी, ये आपको फिर वहां से, क्योंकि आपको कुछ और नहीं नजर आ रहा था, तो फिर आपने सोचा कि भैया पढ़ लें। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो डेफिनेटली अब क्या हो जाएगा, ABC और ACB ये दोनों बराबर हैं, राइट? जी। जी तो अब सर। देखो मैं स्कूल, यार एक तो पता नहीं लोग आधे आधे घंटे बाद ज्वाइन कर रहे थे। अच्छा, तो अब मैं इसको लिख कैसे रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ ABC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 66 था ना वो, जी जी सर। डिवाइड बाय 2। सही है, ये मैंने लिखा, जी और यहाँ मैंने मेंशन कर दिया। अब मैंने देखो स्टेप बड़ा अजीब सा लिखा है, देखिए जब मैंने रीजन मेंशन कर दी तो अगले को बात समझ में आ गई। बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए आपने रीजन मेंशन कर दी, आपको वो 2-3 स्टेप बच गए। तो ये, वरना आप शुरू से पता नहीं क्या कुछ लिखते जाते। तो आपने डायरेक्टली ये लिखा और रीजन मेंशन कर दी। 180 माइनस 66 इज 114, और 114 डिवाइड बाय 2 इज पता नहीं कितना, 57। सही बात। जी सर। जी सर। तो आपका ये वाला एंगल भी 57 आ गया मेरे भाई, और आपका ये वाला एंगल भी 57 आ गया, और वो जो एक एंगल मैंने मेंशन नहीं किया वो था 38। उसके बाद AED, चलो AED, हाँ बोलो शाबाश। AED का मतलब है ये वाला एंगल, राइट?
जी सर। सर ये वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा ना, यानी 180 आप में से मुझे 57 कहोगे कि 38 हटा दे। पहले आप मुझे कहोगे कि AED इज इक्वल्स टू FEC, यही बात करोगे? जी सर। ठीक है, और आगे रीजन क्या मेंशन करोगे? जी जी, ये कैसा रीजन हुआ? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सही है। अब आप FEC कैलकुलेट करने के लिए 180 में से 57 और 38 माइनस करेंगे, FEC आ जाएगा। FEC आ गया आपके पास, तो फिर AED आ गया। सर एक और चीज कर सकते थे। एक और चीज बता दो। सर ये जो FCE है ये 57 और BAD भी तो 57 हो गया ना। सही है, तो एंगल से हम ट्रायंगल भी लगा सकते है हैं। ना, 180 हाँ। हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो खैर अब ये वाला पार्ट कर लोगे, सही है ना? जी सर। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो, अब ये वो बात आ गई। अब क्या है? इन द डायग्राम द लाइंस ABC and DEF are parallel. AB is equals to AE and AED is equals to 58 degree. Complete the statement below. EAB is equal to 58 degrees because ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर। अब हमारे यहाँ लोग लिख कर आते हैं बिकॉज इट इज मेकिंग अ Z। ठीक है, तो अब बताइए ऐसी हरकतों पे नंबर मिलेंगे आपको? नहीं सर। ठीक है, नहीं मिलेंगे, बिकॉज इट्स एन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, नहीं बल्कि ये मत लिखो, इट इज एन ऑल्टरनेट एंगल्स मत लिखो, बिकॉज EAB इक्वल्स टू 58, because EAB and AED are pair of alternate interior angles। अब इस दिन के लिए कह रहा हूं मैं आपसे कि रीजंस लिखने की आदत डालें। ठीक है, आप 10 साल करेंगे, 15 साल करेंगे, तब 10-15 सालों में आपको इस तरह का एक या दो ही सवाल नजर आएगा जहां पर आपको रीजन लिखने को पूछा जाएगा। हो सकता है आपके पेपर में बिल्कुल ना भी आए, लेकिन जिस वक्त आ जाएगा उस वक्त क्या करोगे? ठीक है, तो इसलिए रीजन लिखने की आदत होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं होता, फिर जो पता होती है जिस तरह की चीजें वो लिखी नहीं जा सकती माशाल्लाह से। ठीक है, लेकिन फिर भी लोग अब क्या करें, कुछ तो लिखना है। अच्छा, इसमें 2 लाइंस दी होती हैं तो लोगों को लगता है 2 लाइंस पूरी फिल करनी है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का पेपर नहीं है कि जितनी जगह दी है सारी फिल करके आ जाएंगे आप। ठीक है, वो तो 2 लाइंस आपको देंगे कि जी अगर किसी का कहानी लिखने का मूड है तो वो पूरी कहानी लिखे, ताकि शिकायत ना करे बच्चा। फिर उसके बाद कैलकुलेट EBC। कहाँ है EBC? हाँ, ये रहा EBC। चलो बता दो भाई, EBC के लिए क्या करोगे? सर पहले हम एंगल AEB फाइंड कर सकते हैं, तो वो एक बेस एंगल है। यानी कि मुझे ये वाला एंगल पता है, कितना था ये? 58 है ना? जी सर। जी जी सर। फिर मैं एंगल, अल्लाह ताला भला AEB। करे, AEB पता कर लूंगा। बेस एंगल है 180 में से 58 माइनस करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो जी 122 डिवाइड बाय 2 विच विल बी 61। ये बात 61 सही है? जी सर, अब और फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे। यानी कि आप 58 प्लस 61, यानी कि ये वाला 58 और अगर ये वाला 61, इन दोनों को ऐड करके मैं EBC का आंसर निकाल रहा हूँ, तो क्या रीजन लिखूंगा? एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल नहीं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करके EBC निकाल रहा हूँ तो उस सूरत में मैं क्या स्टेटमेंट लिखूंगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आई बात समझ में? जी सर। ठीक है, तो अब जी ये सर। डिपेंड करता है कि आपको क्या नजर आया पहले। ठीक है, जो आपको नजर आया उसके अकॉर्डिंगली आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। ठीक है, तो सर वो जो AB EB 61 होता तो हम 180 से माइनस करके भी निकाल सकते थे। हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा है कि ABE जो है वो भी आपका 61 है, तो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं आप। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, सही है। अब वो जिस वक्त जो चीज जिसको नजर आ जाए, बस जो भी करें उसकी स्टेटमेंट या उसकी रीजन पता होनी चाहिए। सही है, तो ये भी अच्छा तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। सही है कि आप 180 में 61 माइनस कर दें या 61 और 58 को ऐड कर दें, जो भी करें उसकी रीजन पता होनी चाहिए। सही हो गया?
अच्छा ये फिर आपका अभी पॉलीगॉन आ गया, अभी पॉलीगॉन पे नहीं आ रहा मैं, अभी मैं एक हिस्से की बात कर रहा हूँ, ये भी पॉलीगॉन ही है, ठीक है। तो अभी पॉलीगॉन पे मैं नहीं जा रहा हूँ। ये पैरेलल लाइंस हैं। चलो भाई, in the diagram ABC is a straight line and BF is parallel to DE. CBD मालूम करना है, कहाँ है CBD? चलो CBD बता दो फटाफट। Angles on a straight line. ठीक है, यानी कि अब मैं सिर्फ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पर, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन से आप ये निकाल लेंगे, ठीक है बात। जी सर। फिर उसके बाद कह रहे हैं फाइंड रिफ्लेक्स एंगल BDE। रिफ्लेक्स एंगल BDE मतलब ये वाला एंगल। अब इस रिफ्लेक्स एंगल के लिए पहली बात तो बताओ प्रॉपर्टी लगाओगे कौन सी? सर पहले तो हम Supplementary एंगल angles से वो एंगल, नहीं मैंने जो पूछा वो बताओ, प्रॉपर्टी कौन सी लगाओगे? सर एंगल ऑन अ पॉइंट। हाँ, एंगल ऑन अ पॉइंट लगाना चाहेंगे आप, उसके लिए आपको कौन सा एंगल पता करना पड़ेगा? BDE का, एंगल ऑफ BD। हाँ, यानी BDE पे जो आपके पास ये वाला एंगल है ऑब्ट्यूज है मोस्ट प्रोबेबली, ये आप मालूम करेंगे। तो पहले तो वो कैसे आ जाएगा, सिर्फ आपने लिखा BD minus 65. सर FBD और BDE सप्लीमेंट्री है ना, तो हम 180 से माइनस कर लेंगे। FB FBD और EDB एड अप टू 180 है ना, तो उनको हाँ माइनस तो कर लेंगे। इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हो गई ना, तो 180 में से 65 को माइनस किया। अच्छा देखो, अब जब मैंने सिर्फ ये एंगल BDE ऐसे लिखा ना, तो ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, ये अदर देन रिफ्लेक्स एंगल, सही है। तो ये कितना आ रहा है 115, ठीक है। और ये करने के बाद अब आप निकालेंगे रिफ्लेक्स एंगल BDE, और इसमें आप क्या करेंगे 360 माइनस 115। मैंने तुम लोग को रिवर्स बेरिंग नहीं सिखाई भी ना? सिखाई है सर शायद। नहीं रिवर्स सर, बेरिंग आपने नहीं कहा था सिखाई ये होगी। कोई, रिवर्स आपने कहा बेरिंग था में ये नहीं सिखाता, रिवर्स बेरिंग में नहीं चीजें। सिखाता। हाँ, आपने ये कहा था बहुत वो सारी बिला चीजें वजह वो याद मैंने करना पढ़ा है पड़ती है तुमको। लोगों को, वो फिर पढ़ा के और अजाब करना। तो रिवर्स बेरिंग मैंने नहीं सिखाई हुई, किसी ने कहीं से पढ़ के सीखी हुई है, मुझे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें, ठीक है। तो एंगल्स ऑन अ पॉइंट, ठीक हो गया। अच्छा, अब अब मेरे ख्याल में अगर मैं 2-4 सवाल होमवर्क में दे दूं तो आप कर पाएंगे। अब करेंगे तो अपना भला करेंगे, नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। तो ये 18 तो मैंने आपको दे दिया, 19 याद है किसी को? ये सवाल याद है? ये मैंने 10th ग्रेड में शायद किसी क्लास टेस्ट वगैरह में किसी चीज में दिया था। हाँ जी, BCD निकालना है। चलो कौन बताएगा क्या करना है इस सवाल में? सर डायग्राम कम कंप्लीट करनी थी सर। मुझे क्या पता, शायद वायद क्या, मुझे पता होता मैं तुमसे क्यों पूछता क्या करना है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या करना सर हम इन पैरेलल लाइंस को एक्सटेंड कर सकते हैं? है। हम बिल्कुल एक्सटेंड कर सकते हैं। सर आपने अपने टेस्ट में नहीं दिया था, आपने क्लास में समझाया था ये सवाल। जी, सर जी, पॉइंट C के नीचे ना एक लाइन बना देती थी। सी के नीचे बना दो, हाँ, सी के नीचे भी बना देता हूँ। अच्छा ये नहीं करूँ मतलब जो कर रहा हूँ, तो वो भी कर दें। सी के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। चलो पहले ये बना दिया, अबे सी के नीचे मैंने एक लाइन बना दी। अब शाबाश, किधर है सर? अच्छा हाँ, ये रही ना। अब आइए। अब अगर सर हम इसको पैरेलल समझे तो क्या हम्म, नाम है, हम 180 माइनस 143 करें तो हमें डी वो C एंगल मिल जाएगा, ये वाला ठीक है। सही है। और फिर 114 जो है वो ये पूरा एंगल है बेसिकली, जो बी और सी है ना, इसको अगर हम देखें यानी ऑल्टरनेट, हाँ ये पूरा एंगल 114 114 है। है, 114 है, तो फिर हम माइनस कर लेंगे, 114 में से ये वाला ऐसा माइनस कर लेंगे। ये वाला अच्छा माइनस कर लेंगे, तो ये होगा कोई 37 होगा ये, और फिर 114 में 37 माइनस कर लेंगे। सही है, ये भी एक सही बात है।
ठीक है, एक ये काम कर सकते हैं। आप इसमें ये भी कर सकते थे कि आप इस ट्राइंगल को इस तरह से एक्सटेंड कर, इस लाइन को एक्सटेंड करें, सही है, इस लाइन को भी एक्सटेंड करें, ठीक है। जब ये एक्सटेंड कर लिया तो आपको ये एंगल पता लग जाएगा, जी सही है। और इसकी मदद से ये भी 143 है तो ये भी पता लग जाएगा, सही है। जी सर। और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, सही, सारे तरीके हैं। ये जो भी इर्तिजा ने करा ये ज्यादा अच्छा है, शॉर्टर मेथड है ये, इससे भी ये कर लें तो ज्यादा बेहतर है, सही है। समझ आया है? जी जी सर। सर। जितना ज्यादा सोचेंगे उतना अपना भला करेंगे। सवाल को कोशिश यही करें कि सिर्फ करके छोड़ मत दें, सोचें और कोई तरीका है उसमें कि नहीं है। लेकिन ये अभी की बात हो रही है, पेपर में बैठ के नहीं सोचने को कह रहा, अभी की बात हो रही है कि अभी बैठ के सोचें। अच्छा, इस तरह के सवाल जरा तंग करते हैं बहुत, इसमें जो है वो चीजें घिच-पिच हुई भी होती हैं, नजर नहीं आता लोगों को। तो सिर्फ उतना ही हिस्सा हाईलाइट करें जितना जरूरी है, उतने ही हिस्से पे ध्यान दें जितना जरूरी है, ठीक है। अब CBF मालूम करना है। अब जैसे मेरे पास तो चलो अभी मैं लैपटॉप अपना उस पे है, PDF है, मेरे पास ये सब चीजें ऑप्शंस हैं, आपके पास ये ऑप्शंस नहीं होते, ठीक है। अब मैं ये करके समझा सकता हूँ लेकिन सीधी सी बात है ये ऑप्शंस फिर वहां नहीं है, ठीक है। तो CBF मालूम करना है तो CBF का मतलब है ये वाला एंगल। अब CBF को कनेक्ट करें किसी एंगल के साथ, 102 के साथ सर इंटीरियर एंगल 180 में से 102 माइनस कर दिया। रीजंस लिखिए इसकी बार बार कि रीजन क्या है। अब मैं फिलहाल दोबारा नहीं लिख रहा, इंटीरियर ठीक है। तो 180 में से 102 माइनस किया और फिर मैंने आंसर लिख दिया तो 78। मैंने बिल्कुल वो काम किया जो आमतौर पे हमारा स्टूडेंट करता है। आमतौर पे लोग यही सब करवा रहे होते हैं, टीचर्स भी कहते हैं इतना कर लो बस बहुत है, जान छुड़ाओ। फिर फाइंड ABE। अब ABE कहाँ पर है भाई मेरे? अब ये रहा ABE। अब इस ABE को मालूम करवाओ। शाबाश, आसान सा काम। तो 70 आएगा क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल BCE और एंगल BEC दोनों जो है वो इक्वल हैं क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो 35 पे 35 कर देंगे। यानी ये जो एंगल है ये ट्राइंगल के बाहर है। अब इसको देखने में टाइम लगता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि वो इसमें यही कर रहे होते हैं, वो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी लगाते रहते हैं बैठ के, ठीक है। तो वो इसको इसके साथ कनेक्ट करते रहते हैं, फिर वो सोचते हैं ये एंगल कैसे आएगा, ये एंगल नहीं आ रहा। एक बात मैंने आपको पहले भी सिखाई है, दोबारा बता देता हूँ। याद रखिए आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो सारी की सारी यूज होगी, कोई भी चीज अनयूज्ड नहीं जाएगी। तो अगर आप इस एंगल के लिए ABE मालूम करने के लिए पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो आप सोचिए कि भाई ये एंगल क्यों दिया हुआ है, ये मार्क्स क्यों दिए हुए, सही है। सबसे पहले इन मार्क्स को पकड़ लो कि मार्क्स दिए हुए क्यों दिए हुए, ठीक है। तो वो खुद ही आपको लीड करता है। कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन एडिशनल नहीं होती, अनयूज्ड कुछ नहीं जाना होता। जितना कुछ सवाल ने बताया ना वो सारे का सारा इस्तेमाल होगा। तुमने कुछ एक्स्ट्रा मालूम करके रखा हुआ है वो एक अलग बात है, सही है। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। तो अगर आप ABE मालूम करना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आपने ये आदत डाली भी होगी ना कि अपने ये मार्क्स को आप जरा इनको जो इनकी सिग्निफिकेंस है वो आप दे दें, ठीक है, तो फिर आपसे ये मिस नहीं होती। जब भी सवाल शुरू करें ट्रिग्नोमेट्री का, सर्कल प्रॉपर्टी का, एंगल प्रॉपर्टीज का, पॉलीगॉन्स का, तो ये मार्क्स पहले देख लें कि ये मार्क्स हैं यहाँ पर, ये मार्क्स क्यों हैं, क्या बताना चाह रहे हैं मार्क्स आपको, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जो है वो ओवरलुक होती हैं चीजें, सही है। तो जब आपने मार्क्स देख लिया आपको फौरन समझ में आ गया कि यार ये एंगल 35 तो ये वाला एंगल भी 35। अब उसके बाद जब आप ये एंगल पता कर रहे हो तो फिर आपको खुद क्लिक होना चाहिए कि ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के बाहर है। इस ट्राइंगल के बाहर है तो मतलब इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, सही है। जरा एक और बात मुझे बता देना, मैं यहाँ पर साइड में ये एक ट्राइंगल बनाया मैंने, सही है। ये मैं शायद पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने एक लिखा एंगल 1, एक लिखा एंगल 2 और एक लिखा एंगल 3। इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 1 और 3। 1 और 3। 2 क्या है? वर्टिकली वर्टिकली 2 वर्टिकली ऑपोजिट है इसके, सही है। ये वाला एंगल 4 के, सही।
ये पहचान भी बहुत जरूरी है कि पता हो कि एक्सटीरियर एंगल होता का क्या है ट्राइंगल में। हर एंगल जो ट्राइंगल से बाहर हो दैट इज नॉट कॉल्ड एन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की डेफिनेशन बताई है मैंने, क्या होती है ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल की डेफिनेशन। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल की डेफिनेशन बताई है मैंने, याद है किसी को? अभी तुम लोगों ने बताया तो कैसे बताया? क्या मतलब समझ में आया इसका? क्या मतलब समझ में आया इसका? सर हेलो भैया। एक्सटीरियर एंगल से क्योंकि वो होता है कि जो ट्राइंगल की ओरिजिनल साइड और उसके एक्सटेंशन के बीच में। हाँ, यानी कि एक्सटीरियर एंगल को किसी एक साइड को एक्सटेंड कीजिए, जैसे इस साइड को मैंने एक्सटेंड करके यहाँ तक पहुंचा दिया, ठीक है, और कोई एक ओरिजिनल साइड लीजिए, जैसे ये मैंने ओरिजिनल साइड यहीं तक ली, तो अब ये एंगल जो वन आप देख रहे हैं ये एक एक्सटेंडेड और एक ओरिजिनल साइड के बीच में है। सही है, समझ आ रही है? एक्सटेंडेड साइड का मतलब समझ में आ रहा है? जी सर। जी यानी कि सर। जिसको आप पकड़ के खींच के बाहर ले गए, ठीक है। इसी तरीके से 3 को भी देखें, एक साइड को आपने एक्सटेंड किया हुआ है, एक साइड ओरिजिनल है, तो एंगल 3 भी एक्सटेंडेड और ओरिजिनल के बीच में है, जबकि एंगल 2 किस चीज के बीच में है? दो एक्सटेंडेड लाइंस के। दो एक्सटीरियर के, तो ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। दो एक्सटेंडेड लेंस के बीच में है तो ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। सही है, ये ख्याल रखिएगा। ट्रायंगल के बाहर के सारे एंगल्स आर नॉट कॉल्ड एन एक्सटीरियर एंगल। सही है, ये हाल है हमारे यहाँ लोगों का। तो सर एक्सटीरियर जी एंगल, इसमें अगर हम एंगल 3 ढूंढ रहे होंगे तो हम वही लेफ्ट वाले ही दोनों ऐड करेंगे ना एंगल। हाँ तो उसी इंटीरियर ऑपोजिट तो वही दो है ना, क्योंकि एंगल दोनों का 4 तो आंसर उसके सेम साथ, होगा, हाँ दोनों का आंसर सेम होगा, क्योंकि अगर देखो तो 1 और 3 वर्टिकली ऑपोजिट है। वर्टिकली ऑपोजिट है। 1 मालूम करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 मालूम करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। बता ये रहा हूँ कि एक्सटीरियर एंगल की भी पहचान नहीं होती हमारे यहाँ लोगों को, और पता नहीं लोगों को गलत फहमी क्यों है कि हम सामने खड़ा हुआ टीचर सोच रहा होगा कि हमें पता है ये बातें। भाई नहीं पता होती, इतने हमें इतना टाइम हो गया हम लोगों को पढ़ाते हुए, हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारे बच्चों को क्या कुछ आता है क्या कुछ नहीं आता। अब कुछ लोग खुद से बात कर लेते हैं इन चीजों के बारे में, कुछ लोग कहते नहीं बच्चा पूछेगा तो ही बताऊंगा। चलें, ये आपकी यहां तक की प्रॉपर्टीज हुई। सही है, अब मैं लेके चल रहा हूं आपको पॉलीगॉन पे। सही है, जी सर। जी अब सर। पॉलीगॉन के हवाले से एक बात सुन लो, अगर फॉर्मूला नहीं समझ में आए, ठीक है, तो मुझसे दो दफा 3 दफा पूछ लेना, लेकिन कोशिश करना कि फॉर्मूला समझ लो। सही है, याद मत करना, पॉलीगॉन्स के फॉर्मूले याद नहीं रहते। ठीक है, ये जहन में रखिएगा मेरी बात। ठीक है, यकीन ना आए तो करके देख लें अपने साथ तजुर्बा, फिर आके बताइएगा जरूर कि हाँ सर आपने सही कहा था, मैं याद करके गया था या गई थी, मैं भूल गया वहां जाकर। ठीक है, किसी को शौक हो रहा है अपने साथ ये तजुर्बा करने का तो करके देख ले, मजा आएगा। अच्छा, अब सबसे पहले तो एक टेबल बना लो, सबसे पहले तो फॉर्मूले लिख लो, फिर समझाता हूँ बात। ठीक है, मैं खुद ही भूल गया। हाँ, सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स के बारे में, दूसरा एक्सटीरियर एंगल के बारे में। पहले मैं एक फॉर्मूले का टेबल बनवा रहा हूँ। सही है, पहले मैं बना लूं फिर बना लूं। अब सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ सम। सही है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे सम का। अरे, सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला सम का। तो जो पहला फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं वो लिख रहा हूं सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। अभी समझाऊंगा। सही है, इतनी बात समझ में आ गई? ये मैंने पहला फॉर्मूला लिखा। जी सर। जी सर। अब जब इंटीरियर एंगल के सम का फॉर्मूला है तो एक्सटीरियर एंगल का भी सम होगा।
सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, ये फिक्स्ड है, ये नहीं बदलता, ये हमेशा कितना रहता है 360। कैसा भी पॉलीगॉन लेकर आओ, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम बदलेगा, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 रहेगा, चाहे कुछ कर लो। समझ आ गई बात? जी सर। फिर उसके बाद ऐसे लिख लो इंडिविजुअल, अच्छा यार, अच्छा अच्छा अच्छा, सबर करो। अब ये जो सम वाला फॉर्मूला लगाया है मैंने, ये वैलिड फॉर एनी पॉलीगॉन। अब इसका क्या मतलब है अगले पार्ट में समझ में आएगा। अच्छा, फिर आ जाए इंडिविजुअल एंगल्स, इंडिविजुअल करके मैंने लिया, इंडिविजुअल, सही। इंडिविजुअल का मतलब है ईच इंटीरियर एंगल, यानी किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन की किसी एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू चाहिए, ठीक है। किसी भी जी सर। पॉलीगॉन के एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू चाहिए है, तो वो भाई बराबर होती है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, जिसको आमतौर पे जब याद करते हैं तो n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन n, सही है। अगर किसी रेगुलर पॉलीगॉन के किसी एक एंगल की वैल्यू पता करनी है तो उसका क्या तरीका है कि सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम निकालिए और उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको कोई एक इंटीरियर एंगल पता लग गया, एक पता लग गया तो सारे के सारे सेम है, सही है। जी अब बिल्कुल इसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल के लिए भी इंडिविजुअल का फॉर्मूला है, तो एक एक्सटीरियर एंगल, उसका भी फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ, बोलो सम ऑफ किसका, किसका सम एक्सटीरियर चाहिए, एंगल। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय, बता दो नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड्स। इससे आपको एक एक्सटीरियर एंगल पता लगेगा। अब इसको भी आप कैसे लिखेंगे, जब आप एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या एक्सटीरियर एंगल का सम डिफरेंट होता रहता है साइड्स के बढ़ने से? नहीं सर। नहीं सर। तो आप सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की जगह सीधा सीधा क्या लिखते हैं, 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स विच इज n, सही है। जी सर। तो अगर आपने देखिए सिर्फ इंटीरियर एंगल समझ लिया तो एक्सटीरियर एंगल तो खुद ही समझ में आ जाएगा। इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला है तो एक्सटीरियर एंगल का भी सम होना चाहिए, इंटीरियर एंगल का इंडिविजुअल फॉर्मूला है तो एक्सटीरियर एंगल का भी इंडिविजुअल फॉर्मूला होना चाहिए, सही। यहाँ तक बात समझ में आई? जी सर। फिर उसके बाद आखिर में एक कनेक्शन है बिटवीन, अच्छा ये भी रह गया। अब ये जो पहला फॉर्मूला पढ़ाया है मैंने, वो पहला फॉर्मूला किसके लिए है, किसी भी पॉलीगॉन के लिए। किसी भी पॉलीगॉन के लिए। और ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला है ना, इंडिविजुअल एंगल्स वाला, दिस इज फॉर रेगुलर पॉलीगॉन्स ओनली। अब भाई ये एक होता है रेगुलर पॉलीगॉन और दूसरा कौन सा होता है, इररेगुलर। इररेगुलर। क्या फर्क है दोनों में? सर रेगुलर की सारी साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं। हाँ ठीक है, रेगुलर की सारी साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं, जबकि इररेगुलर की सारी साइड्स और एंगल्स इक्वल नहीं होते, सही है। तो इसलिए इररेगुलर का इंटीरियर एंगल नहीं बताया जा सकता, कोई एक मखसूस एंगल बता दिया तो दूसरा वाला डिफरेंट होगा, जबकि रेगुलर में एक बता दिया तो सारे के सारे बता दिए, सही है। अभी सिर्फ फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, अभी समझाया नहीं है फॉर्मूला, अभी समझाता भी हूँ। अच्छा, उसके बाद एक आखिरी रिलेशन है, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, किसके बराबर, बोलो बोलो बोलो, 180। 180। इसकी मिसाल आप यूं ले लीजिए, मैंने ये एक पॉलीगॉन ले लिया, ये एक पॉलीगॉन ही है ना, जी सर। ठीक है, ट्राइंगल भी पॉलीगॉन ही है। आपने इसका एक एक्सटीरियर एंगल उठाया और उसके साथ लगा हुआ इंटीरियर एंगल उठाया, सही है। इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन रहा होगा, 180। 180। कोई सा भी एक्सटीरियर एंगल उठाओ, कोई सा भी इंटीरियर एंगल उठाओ, उन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 180। 180। अब वो किसी भी तरह का पॉलीगॉन उठा लीजिए, रेगुलर उठाएं, इररेगुलर उठाएं, कुछ भी करें, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180। ये फॉर्मूले आपके पास कुल मिला के पॉलीगॉन्स, सही।
और ये आप समझ लेते हैं तो आपको आसानी से जहन में बैठ जाती हैं चीजें, ठीक है। अब जरा बात सुनिएगा, ठीक है। हम सब जानते हैं कि किसी भी एक ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180। 180, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा बात समझ में आ जाए, सही है। अभी मैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब मैंने आपको एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल दे दिया, सही है, और इस क्वाड्रिलेटरल को पकड़ के इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन किया, कितने ट्राइंगल्स बन गए? 2 दो, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम क्या होगा? तुम्हें नहीं आता, तुम्हें एक ट्राइंगल का सम तो पता है, जी 180। एक ट्राइंगल का सम कितना है? 180। 180 क्वाड्रिलेटरल को कितने ट्राइंगल्स में डिवाइड किया तुमने? 2। 2 ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का सम कितना हो गया? 360। 360 कैसे निकाला? दो ट्राइंगल्स के एरिया को दो ट्रायंगल करके। दो ट्राइंगल के एरिया को लिया, नहीं सर, सॉरी, वो इंटीरियर एंगल्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 180। अभी इतनी बात कर रहा हूँ, ये 2 क्या है? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जिसमें आपने पॉलीगॉन को डिवाइड कर दिया, सही है। अच्छा, अभी इतनी ही बात रखना, अभी आगे भागने की जरूरत नहीं है, इसको बहुत जल्दी वो घर जाए। अब ये मैंने कौन सी शेप ले ली? पेंटागन। पेंटागन। अब इसको डिवाइड करते हैं, कितने ट्राइंगल्स बनाए मैंने? 3 ठीक है। अब जब 3 ट्राइंगल्स बनाए तो इसका सम भी निकाल दो जरा, कितना आएगा? 3 टाइम्स 180। 3 टाइम्स 180। ये 3 क्या है? नंबर ऑफ ट्रायंगल। ट्राइंगल। नंबर ऑफ जब ट्रायंगल। एक हेक्सागोन उठाओगे तो उसमें कितने ट्राइंगल्स हो जाएंगे? 4 4 चार। 5 ठीक है। हेक्सागोन में कितने हो जाएंगे? शाबाश, 4 हो जाएंगे ना सर? 4, ठीक है। और एक हेप्टागोन उठाओगे तो उसमें कितने हो जाएंगे? कौन सा सर? हेप्टागोन 5 हेप्टागोन कितनी साइड्स होती हैं भाई? हैं 9। आर्यन? 9 हेप्टागोन में 7 होती है, 7 होती हैं भाई साहब। हेप्टागोन में 7 होती हैं, ऑक्टागोन में 8 होती हैं, नैनोगोन में 9 होती हैं, नैनो डेकागोन में 10 होती हैं। उसके बाद फिर 11 गॉन, 12 गॉन, 13 गॉन, 14 गॉन, वो आसान है, खुदा का वास्ता अल्लाह को मानो, ठीक है। ठीक है। ये तो पता है ना, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेका, सही है। जी, ये तो अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई कि आपके पास अगर क्वाड्रिलेटरल है तो 2 ट्राइंगल्स, पेंटागोन है तो 3 ट्राइंगल्स, हेक्सागोन है तो 4 ट्राइंगल्स। इतनी बात समझ में आ गई सबको? जी सर। सही है। अच्छा, बताइए क्वाड्रिलेटरल में साइड्स कितनी थी? 4 थी। 4 थी। ट्राइंगल्स कितने बने? 2। 2। पेंटागोन में कितनी साइड्स थी? 5। 5। ट्राइंगल्स कितने बने? 3। 3। 3 हेक्सागोन में कितनी साइड्स थी? 6। ट्राइंगल्स कितने बने? 4। 4 बताइए साइड्स और ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में क्या रिलेशन बन रहा है आपके पास? n-2। n-2 क्या होता है बे? नहीं सर, वो जितनी साइड दोनों होगी में 2 का उससे डिफरेंस। दोनों में 2 का डिफरेंस है। नंबर ऑफ साइड्स आर 2 मोर देन द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ये कह सकता हूँ, जी सर। या जी। यूं भी कह सकता हूँ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर 2 लेस देन द नंबर ऑफ साइड्स, सही है। जी। सही है। अच्छा, तो इसी फॉर्मूले को, ये जो मैंने लिखा है, यही हिस्सा जो लिखा है, इसको मैं एक और तरीके से लिख रहा हूँ। अभी याद है ना, ये 2 क्या था? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ये 2 था नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अब मैं इसी चीज को एक और तरीके से लिख रहा हूँ, 4 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब जितना पूछूंगा पहले सवाल ध्यान से सुनना, फौरन कूद के जवाब मत दे देना। ये क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स। ये क्या है? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स जो निकलेंगे। Difference between number of sides and number of triangles. ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, डिफरेंस नहीं होगा। सर ये डिफरेंस नहीं होगा। ये कांस्टेंट है। सिर्फ 2 पूछा ना मैंने,
मैंने पूछा 2 क्या है, 2 कुछ नहीं है, 2 रिमेन्स द सेम, 2 इज अ कांस्टेंट। सही है। सही, चलें जरा इस वाले पे आइए, 3 मल्टीप्लाई बाय 180 पे आइए, अभी आप खुद ही जवाब देंगे। अब बताइए क्या लिखूं ब्रैकेट के अंदर, 6 minus 2 चमाट नहीं मार दूं मैं तुम्हें। 5 minus 2 5 minus 2 सर 5 माइनस 2, आगे बोलो। मल्टीप्लाई बाय multiply by 180। कैसे पिटने वाले काम कर रहे हो मुझसे? सर तबीयत सही नहीं है। अच्छा अच्छा, ओह आई एम सॉरी। उसको 5 साइड के 6 साइड के दिख रहे थे। ये 5 क्या है बोलो? नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स। अगेन बोलो, ये 2 क्या है? ये है कुछ, ये 2 कुछ शो कर रहा है? नहीं सही। ये सेम रहेगा। सही है। अब मैं आपको एक हेक्सागोन दूं और हेक्सागोन का सम पूछूं, तो हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती हैं? 6। 6। तो आप क्या करेंगे, 6 में से पहले 2 को लेस कर देंगे। सही है। अब दोबारा सोच समझ के जवाब देना। ये क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स। ये क्या है? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है। ये क्या है? नंबर ऑफ ट्रायंगल। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। सही है। तो लिख लो, ये है नंबर ऑफ साइड्स। ये क्या है? कांस्टेंट, इट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट, इट डज नॉट चेंज। ठीक है। ये नंबर ऑफ क्या, बोलो बोलो, ट्रायंगल्स। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे सम के लिए? 180। 180। अब जरा सोच समझ के जवाब देना मुझे, इसी पैटर्न में जवाब चाहिए। एक डेकागोन है, डेकागोन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होगा? 10 minus 2 into 8 180। मल्टीप्लाई बाय 180। या तो आप उसको 8 मल्टीप्लाई बाय 180 कहिए या 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 कहिए, वो आपकी मर्जी। सही है। जी सर। ये जो मैं आपसे अक्सर कहता रहता हूं कि ये फॉर्मूले बाद में आए थे, पहले ये चीजें की थी हमने, हेक्सागोन निकाला, हेप्टागोन निकाला, ऑक्टागोन निकाला, ये सब चीजें निकाली, फिर हमने एक जनरलाइज कर लिया चीज को और फिर फॉर्मूले बनाए कि हमने कहा यार अब जब भी कभी कितनी भी साइड्स का, यानी कि ये पहले ये चीज हुई होगी या पहले ये चीज हुई, उसके बाद किसी ने कहा यार ये तो बढ़ता रहेगा, एक एन साइडेड पॉलीगॉन बन गया। अब एन साइडेड पॉलीगॉन मतलब 5 साइड का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 12 का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है। अब अगर एक एन साइडेड पॉलीगॉन है, सही है, और मुझे उसका सम चाहिए, मुझे उसका सम चाहिए, तो एन साइडेड पॉलीगॉन है तो उसमें ट्राइंगल्स कितने होंगे? n minus 2। n-2। बात समझ में आई? जी। मल्टीप्लाई बाय 180। सबर करो, एक और चीज लिख देता हूँ। सम ऑफ इंटीरियर एंगल बराबर किसके होता है? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना 180 से तुम लोग। जी सर। ठीक है। अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, अगर एन साइडेड पॉलीगॉन है तो उसमें ट्राइंगल्स कितने होंगे? n minus 2। नंबर ऑफ साइड से 2 कम, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। यही फॉर्मूला है जो हम लोग रटवा देते हैं अपनी। फॉर्मूले बाद में आए थे, पहले ये चीजें आई थी। ठीक है। लोगों ने पहले ये किया, हमेशा स्क्रैच से ये करते रहे, आखिर में तंग आ गए तो उन्होंने कहा यार ये बार बार कौन स्क्रैच से शुरू करेगा, एक जनरलाइज करके चीज बना लो और जब भी कभी सवाल आए तो उस जनरल चीज से शुरू करो और बात कर लो आगे। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने एड मैथ्स में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की डेरिवेशन सीखी हुई है, लेकिन सीखी हुई है तो आपको रियलाइज होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, बीच में हमने उसको जनरलाइज कर लिया और वहां से हम ऑनवर्ड शुरू करते हैं ताकि बार बार स्क्रैच से काम नहीं शुरू करना पड़े। सही है। जी सर। ये समझ में आ गया फॉर्मूला? जी जी पक्की बात? ठीक है। जी। अच्छा, उसके बाद आते हैं इंडिविजुअल इंटीरियर एंगल की तरफ। अच्छा, अब इंडिविजुअल, ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। अब जरा सोच के बताओ कि ये जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है इंडिविजुअल वाला, ये किस तरह के पॉलीगॉन्स के लिए वैलिड है? रेगुलर। रेगुलर। ठीक है। अब आप पॉलीगॉन्स नहीं जानते लेकिन आप ट्राइंगल्स तो समझते हैं ना। मैं आपको एक स्केलियन ट्राइंगल देता हूँ मिसाल के तौर पे, ठीक है, और आप बताइए कि स्केलियन ट्राइंगल के सारे एंगल्स बराबर होंगे? नहीं। ठीक है।
तो नहीं आप सर, ये तो नहीं कर सकते ना कि उनका सम पकड़ के उसकी नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दिया और जो आंसर आया आपने कहा स्केलिन ट्राइंगल का हर एंगल उतना ही है। बात समझ आई? जी जी सर। मुझे बताओ रेगुलर ट्राइंगल कौन सा होता है? इक्वलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल कितने डिग्री का है। अब आपको पता है इसका आंसर, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल कितने डिग्री का होता है, आपको ये बात पता है, 60 डिग्री ठीक है। ठीक है। क्या किया आपने? टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। आपने सारे के सारे एंगल का सम उठाया, सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम उठाया और उसको किससे डिवाइड कर दिया? नंबर ऑफ एंगल्स। कितने एंगल थे? नंबर ऑफ, अच्छा नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड किया, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड किया? साइड साइड से किया। नंबर ऑफ साइड से डिवाइड। नंबर ऑफ एंगल्स और नंबर ऑफ साइड्स वैसे इक्वल होते हैं, अगर आप n को नंबर ऑफ एंगल्स भी मानेंगे तो भी चलें, सही है, लेकिन बहरहाल फॉर्मूले में नंबर ऑफ साइड यूज होता है, सही है। जी सर। अच्छा, अब उसके बाद ये बात समझ में आ गई ना, ये सेम कॉन्सेप्ट आप स्केलिन ट्राइंगल पे या आइसोसेलेस ट्राइंगल पे नहीं लगा सकते, सही है। जी बात सर। समझ में आई? अच्छा, अब एक आ जाओ, एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल लेकर आओ मेरे पास। क्या है? रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल नहीं है, है सर। सॉरी मैं क्वाड्रिलेटरल कह रहा हूँ, अपना रोम्बस नहीं है। रोम्बस जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। रोम्बस रेगुलर पॉलीगॉन है कि नहीं, बोलो। होगा। नहीं है सर, क्योंकि क्या एंगल्स डिफरेंट होते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन होता है जिसकी साइड्स और एंगल्स बराबर हो। रोम्बस में सिर्फ साइड्स बराबर, एंगल्स बराबर नहीं है, ठीक है। जी सर। तो इस तरह वो रेक्टेंगल, सारे मतलब हाँ बोलो बोलो बोलो। ये सब जो होते हैं पैरेललोग्राम वगैरह ये सब कर रहा हूँ ना बात, सबर तो वो कर ले, सबर तो कर ले, अच्छा कर रहा हूँ ना बात। बोले बोले और रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगॉन है कि नहीं नहीं है है सर। है? सर होगा ना, ये तो 90 नहीं होता। भाई तुम मुझे रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन बताओ ना, सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या है? जिसके सिर्फ साइड्स बराबर हो, या जिसके सिर्फ एंगल्स बराबर हो, या जिसकी दोनों चीजें बराबर हो। जी क्या जी? जी दोनों चीजें। ऐसे ही होता है, दोनों चीजें जिसकी दो बराबर हो, साइड साइड कहता हूँ, अगर एंगल सेम। चारों साइड्स भी बराबर हो और चारों एंगल्स भी बराबर हो, चारों साइड्स एक दूसरे के बराबर हो, चारों एंगल्स एक दूसरे के बराबर हो, ठीक है। तो रेगुलर अपना रेक्टेंगल में तो चारों फिर एंगल्स तो स्क्वायर बराबर है, बचा। रेक्टेंगल में चारों एंगल्स तो बराबर है, ठीक है, बट के चारों साइड्स बराबर हैं, नहीं ठीक है। तो वो भी आपका रेगुलर पॉलीगॉन की गिनती में नहीं जाएगा, समझ आ गई बात? तो जी एक ही सर। क्वाड्रिलेटरल है जो रेगुलर की गिनती में जाता है, वो क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर। जरा उसका भी इंटीरियर एंगल चेक करें, बताइए क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का या एक स्क्वायर का सारे के सारे एंगल्स का सम कितना है? 360। उसको नंबर ऑफ साइड से 360 डिवाइड कर दो, 90। ठीक है। तो आंसर क्या गया? हर एंगल 90, स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होता है। आई बात समझ में? जी सर। ठीक है, आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल भी चेक कर लिया और आपने स्क्वायर भी चेक कर लिया, और आप ये भी समझ गए कि स्केलिन ट्रायंगल में ये थ्योरी काम नहीं करेगी, सही है ना। जी सर। तो कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन उठाओ, ठीक है, और मैं तुमसे उसका कोई एक इंटीरियर एंगल पूछूं तो तुम क्या करोगे? उसके सारे के सारे एंगल्स का सम पता करो और उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो, सही है बात? जी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं आया? आ गया सर। सही है, इतना सा कॉन्सेप्ट है ये, बस ये अगर उसी वक्त 7वीं क्लास में समझा दिया जाता तो शायद पॉलीगॉन उसी वक्त क्लियर हो गया होता, ठीक है। लेकिन बहरहाल अब ये कॉन्सेप्ट जहन में रखिएगा। देखिए मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस करके फॉर्मूला बनाया है आपके सामने, मैंने फॉर्मूला डिस्कस करके कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस किया। ये जो हाईलाइट हुआ पोर्शन आपको दिख रहा है, पहले हमने यहीं से शुरू किया था ना, ये जो मैंने क्वाड्रिलेटरल और पेंटागन ऐसे बनाया है, सही है। कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद फॉर्मूला आपसे लिखवाया है मैंने, ठीक है। फॉर्मूला लिखवा के कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस करवाया, समझ में आइए कुछ बात? जी सर। पॉलीगॉन्स के फॉर्मूले दोबारा कह रहा हूं याद मत करना, पॉलीगॉन्स के फॉर्मूले मैंने याद करते हुए बहुत दफा देखा है लोगों को, ठीक है, कोई फायदा नहीं होता, भूलते हैं उसको बार बार।
सही है बात? जी सर। जी सर। अब ये दोबारा नहीं समझाऊंगा, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना क्लासों में, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा सब कुछ। अब आपकी मर्जी है कि आप फॉर्मूला यूज करते हो या कॉन्सेप्ट यूज करते हो, ठीक है। अभी तो पहले कॉन्सेप्ट पक्का कर लो, फिर उसके बाद पेपर में कैसे करना है कैसे नहीं करना वो जरा बात की बात। एक सवाल करेंगे फिर बाकी कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह इसको। अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज इंटीरियर एंगल ऑफ 160 डिग्री। किस तरह का पॉलीगॉन है? रेगुलर सर। रेगुलर। और उसका एक इंटीरियर एंगल बता दिया, वो कितना है? 160 डिग्री। अब मेरी एक बात याद रखना, जब भी तुम लोग ये सवाल करो, ठीक है, तो तुम्हें रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल बता दिया ना, उसके साथ का एक्सटीरियर एंगल भी पता कर लो कितना होगा। 200। वाह वाह वाह, दिल खुश हो गया भाई, दिल खुश ही हो गया। सर 180 से माइनस कर देंगे ना। 360 से माइनस नहीं करेंगे। क्यों भाई? एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल कितना होता है? 180 होता है। ये बना दिया मैंने ट्राइंगल, ये इसका एक्सटीरियर एंगल, ये इसका इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है? 180। कहाँ ध्यान है? नहीं सर, वो मुझे लगा रेगुलर पॉलीगॉन है 360 से होगा। बेटा इरेगुलर हो तुम इरेगुलर ले आओ, एक्सटीरियर इंटीरियर का सम हमेशा 180 है। ले लो, मैं तुम्हें एक ठीक है। इरेगुलर ट्राइंगल दे देता हूँ। अब इसका बोलो, इसका एक्सटीरियर इंटीरियर क्या कुछ और हो गया? नहीं 180 रहा। फजूल बात है। अच्छा अब आपने एक्सटीरियर एंगल पता कर लिया, इसका साथ साथ सवाल ने आपको क्या दिया था? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। सवाल ने आपको इंटीरियर एंगल दिया था, मैंने आपसे क्या पता करा लिया? एक्सटीरियर एंगल हाथ क्या पता करवा लिया। सवाल ने आपसे पूछा क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स। अब जो पूछूंगा उतना सोचना और उतना ही जवाब देना। मैंने कितने फॉर्मूले तुम्हें भी पढ़ाए पॉलीगॉन के लिए? 5। बताओ इनमें से कितने फॉर्मूले में नंबर ऑफ साइड्स शामिल है? 4 में। 4 में, ठीक है। कौन कौन सा बता दो जरा, 4 वो फॉर्मूले बता दो। सर इंटीरियर एंगल्स के सम ऑफ इंटीरियर में शामिल है, वेरी गुड। और इंडिविजुअल इंटीरियर, अच्छा चलो, इंडिविजुअल इंटीरियर में भी शामिल है, सही है। इंडिविजुअल एक्सटीरियर, इंडिविजुअल एक्सटीरियर में भी शामिल है, वेरी गुड। और सर वो जो आखिरी वाला था इसमें है नंबर ऑफ साइड्स। नहीं सर, वो एक्सटीरियर एंगल वाले में 360 में। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल क्या सम वाला है या इंडिविजुअल वाला? सम वाला। सम वाले में है, फिर 3 हुए। 3 हुए ना, सही है। आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल में है सिर्फ और सिर्फ, फिर इंटीरियर एंगल में है और एक्सटीरियर एंगल में है, सही है। ये बात सही है ना? ठीक है। अच्छा अब मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूले आपके सामने, सवाल ने जो कुछ दिया हुआ है वो भी आपके सामने, ठीक है। एक फॉर्मूला मैंने लिखा सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। जरा बताइए क्या होता है ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल, बताइए क्या होता है? n-2 into 180। ये n-2 क्या है? नंबर नंबर ऑफ ऑफ ट्रायंगल्स। इनटू 180। एक ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला बताइए। n-2 into 180 upon n, ये n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 क्या है? sum of interior angles, डिवाइड बाय number of sides, नंबर ऑफ साइड्स। उसके बाद बताइए exterior angles का सर। एक्सटीरियर एंगल सम वाला कि सिर्फ एक्सटीरियर एंगल? सिर्फ सम वाला। सम वाला। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है मेरे भाई? 360 डिग्री। 360 डिग्री। उसमें n है? नहीं है सर। नहीं होगा। वो फॉर्मूला लिखूं? नहीं सर। ठीक है, तो फिर आप ये जो फॉर्मूला लिखवा रहे हैं मुझे एक्सटीरियर एंगल, ये कौन सा वाला है? सम वाला, इंडिविजुअल वाला? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का फॉर्मूला वर्ड्स में बोलो पहले। sum of exterior angles divided by number of sides, अब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बोलो। 360 डिग्री। ये हमेशा फिक्स्ड है, डिवाइड बाय n। नंबर ऑफ साइड। सही है। अच्छा सवाल को छोड़ दीजिए, जो पहला वाला फॉर्मूला है क्या उसमें n मौजूद है और क्या उससे n मालूम किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए?
एन मौजूद है लेकिन नहीं किया जा सकता। एन मौजूद है और किया भी जा सकता है। इस मैंने कहा सवाल को छोड़ दो भाई, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी सर आ रही है। आ रही है। उसमें एन मौजूद है और उससे एन मालूम भी किया जा सकता होगा, अगर क्या पता हो। जो सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल पता हो। इंटीरियर तो क्या इस सवाल में ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है? नहीं। नहीं, तो ये फॉर्मूला एन मालूम करने के लिए बना है, मगर सिर्फ तब जब आपको सवाल में क्या पता लग जाए, सम सम ऑफ ऑफ इंटीरियर एंगल। और फिलहाल सम ऑफ इंटीरियर एंगल का कोई चांस है नहीं। सही है। अच्छा, अक्सर लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा होता कि ये जो दिया हुआ एंगल है सम है कि सिर्फ ये सम है कि सिर्फ इंटीरियर एंगल। सही है। जी बाज़ सर। वक़्त ऐसे लोग भी होते हैं हमारे यहाँ, उनको सवाल पढ़ के समझ में नहीं आ रहा होता कि ये जो दिया हुआ एंगल है वो सम है कि सिर्फ एक इंटीरियर एंगल। सही है। मुझे बताइए सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा है आपके पास? ट्राइंगल। ट्राइंगल। सिर्फ सबसे छोटे पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम भी कितना होता है? 180। 180। ये जो वैल्यू आपको दी हुई है ये सम हो सकती है? नहीं। नहीं हो सकती। नहीं सर। ये वैल्यू कभी भी 180 से ऊपर नहीं होगी। जितने भी सवाल दिए हैं ना इस तरीके के, उसमें आपको हमेशा इस तरीके से बताया हुआ है कि जी ये एंगल है, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है आपको 20 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है, इस तरह का कुछ दिया हुआ है। तो अगर खुदा ना खास्ता सवाल पढ़ के समझ में नहीं आ रहा आपको, तो वैल्यू से समझ लीजिएगा, और ये वैल्यू कभी भी 180 से ऊपर नहीं दी जाती। आप बोलो राफिद, क्या बोलना था? सर जो 160 एक साइड का है ना, एक साइड 160 की है। एक एंगल 160 का है, इंडिविजुअल इंटीरियर एंगल है ये। सही है। अच्छा, अब दूसरे फॉर्मूले पे आइए। अब दूसरे फॉर्मूले पे आ गए, तो दूसरे फॉर्मूले से क्या एन पता किया जा सकता है? किया जा सकता है। पता किया जा सकता है, अगर क्या पता हो? एक्सटीरियर इंडिविजुअल इंटीरियर एंगल। अबे अबे दूसरा वाला फॉर्मूला क्या हो गया? कौन है ये? इस फॉर्मूले की बात होगी। अच्छा अच्छा, इससे एन पता किया जा सकता है अगर क्या पता हो? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। ठीक है, लेकिन आपको इसमें थोड़ी सी जहमत होगी। क्यों होगी? सर क्योंकि एन जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि एन इसमें दो जगह पर, और अगर आपने मेरी कही भी बात पे अमल किया होगा तो आपने सवाल पढ़ते ही क्या मालूम कर लिया होगा? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल। और इससे एन मालूम करने में बहुत आसानी होगी एज कंपेयर टू द सेकंड फॉर्मूला। क्या ख्याल है? सर 360 जी। 120 करना। सही है, लेकिन हमारे यहाँ लोग नहीं करते ये काम। मैंने कहा जब भी ये सवाल पढ़ो पहला काम ये करो, एक्सटीरियर एंगल मालूम कर लो, लेकिन लोग ये नहीं करते। लोगों को बीमारी होती है, इससे कर रहे होते हैं वो। ये करें, मुझे क्या एतराज हो सकता है? तो सबसे पहला काम, कितने मार्क्स का सवाल है भाई? 2। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180, और एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस 160, विच मीन्स एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर आ गया? 20 के। सही हो गया? जी सर। जी। अब ये तो वो काम है ही नहीं जो मुझे करना था। मुझे क्या करना था? नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। तो मैंने ये फॉर्मूला मेंशन कर लिया, 360 अपॉन एन। ठीक है, फॉर्मूलों को वर्ड्स में थोड़ा बहुत समझिए तो आसानी से याद हो जाएंगे। फॉर्मूलों को अगर वर्ड्स के साथ समझेंगे, सिंबल्स के साथ समझेंगे फॉर्मूले, तो याद नहीं होते। 360 अपॉन 20 ये कैंसिल हुआ, नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई? 18। ठीक है, अगर कोई ये काम सेकंड फॉर्मूले से करके देखना चाहे तो करके देख सकता है, यही आंसर आएगा। मैं आमतौर पे ओ लेवल्स और IGCSE में ये सवाल जब आते हैं ना, तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि इस तरीके से करो, आसानी से कर लोगे। सेकंड फॉर्मूले से भी हो सकता है, बट देन दैट इज वेरी डिफिकल्ट, उसमें गलती का चांस बहुत बढ़ जाता है। देखो अलजबरा हमारी यहाँ वैसे लोगों की बहुत खूबसूरत। आगे इतनी बात समझ में? सही बात समझ में आ गई? जी सर। अब ये जरा इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा तो ये संभाल के रखिएगा जरा, क्योंकि ये आप भूलेंगे। ठीक है, ये आप थोड़े ऐसे के बाद भूलेंगे। अब जब आप भूलेंगे तो मुझसे मत पूछिएगा, यही वाला लिंक मैं भी थोड़ी देर में इंशाल्लाह, कल की भी रिकॉर्डिंग शेयर करनी है मुझे भी,